सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल होगा बच्चों, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। फिर देखिए, फिर इसने क्या किया, फिर इसने लिया ZNS स्क्रीन लिया बेटा, लिया बेटा ZNS की इसने स्क्रीन ली बेटा। अब ZNS कौन सा सब्सटेंस होता है बच्चों बताओ, ZNS कौन सा सब्सटेंस है बताओ। ZNS था बच्चों फ्लोरिसेंट था बच्चों, ये फ्लोरिसेंट मटेरियल है। फ्लोरिसेंट समझते हैं बच्चों, फ्लोरिसेंट समझते हैं, फ्लोरिसेंट किसको बोलते हैं बेटा बोलो, फ्लोरिसेंट किसको बोलते हैं, जिस पर क्या हो, जैसे ही कोई एनर्जी वाला पार्टिकल आके आपका क्या होगा, आके जैसे उस पर स्ट्राइक करेगा वो क्या करने लग जाता है बच्चों, वो ग्लो करने लग जाता है, ग्लो करने लग जाता है। समझ में आई बात, बोलो बेटा। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट इसने क्या लिया, एक लेड का बॉक्स काम में लिया, लिया बच्चों। तो जो लेड का बॉक्स है ना बेटा, लेड का बॉक्स ये क्या करता है ना, ये टू कीप रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, है ना, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को अपन ने किस में रखा, इस के अंदर रखा बेटा, ठीक है। अब देखो अपन इसके एक्सपेरिमेंट को ढंग से समझने की कोशिश करते हैं बेटा, सुनिए ढंग से। देखिए क्या किया इसने, ध्यान देना बेटा। सबसे पहले जैसे इसने यहाँ पे एक रेडियम का बॉक्स लिया बेटा, ठीक है, ये रेडियम का बॉक्स, सॉरी रेडियम का, लेड का बॉक्स है ये, है ना, ये पीबी का बॉक्स है। इस पीबी के बॉक्स में इसने क्या किया बेटा, इसने यहाँ पर रख दिया था क्या, इसने यहाँ पे क्या रख दिया, यहाँ रख दिया इसने रेडियम, ठीक है। इससे बेटा क्या एमिट हो रहे हैं बताओ, इससे क्या एमिट हो रहे थे, अल्फा पार्टिकल। अब देखो बेटा सुनो, इसने किया क्या, ध्यान से सुनना ढंग से, इस चीज को बेटा थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करना। देखो क्या कि यहाँ इसने एक इस तरह की बेटा गोल्ड फॉइल काम में ली, ठीक है, यहाँ इसने क्या काम में लिया बेटा, गोल्ड की फॉइल काम में ली बेटा, ठीक है। अब देखो क्या था कि यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल है वो इधर आ रहे थे बेटा। ये अल्फा पार्टिकल क्या थे, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधे निकल जा रहे थे ऐसे, है ना, 99% पार्टिकल्स सीधे निकल गए बच्चों, ठीक है ना। अब देखो कुछ पार्टिकल थोड़े बहुत एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे थे ऐसे, ठीक है ना, कुछ पार्टिकल थोड़े बहुत एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे थे, और कुछ पार्टिकल वापस बाउंस बैक भी हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे, हुए बेटा, कुछ पार्टिकल बाउंस बैक भी हुए। क्या ये समझ में आया आप लोगों को, बोलो बेटा, क्या ये समझ में आया। देखो बेटा इस डायग्राम को देखो एक बार आप, दिख रहा है, ये डायग्राम दिख रहा है बच्चों, बोलो। इस डायग्राम में आप ध्यान दीजिए, क्या दिख रहा है बेटा, देखो ये गोल्ड फॉइल है, इस गोल्ड फॉइल से ये अल्फा रे जा रही है। अब देखो मोस्ट ऑफ जो है वो तो सीधे निकल गई, कुछ पार्टिकल वापस क्या हो रहे हैं बच्चों, बाउंस बैक हो रहे हैं ना। क्या ये समझ में आया आपको, बोलो बेटा। दिख रहा है बेटा लिखा हुआ रिफ्लेक्टेड बीम। देखो जो सेकंड डायग्राम है उसमें ध्यान दीजिए, देखो मोस्ट ऑफ पार्टिकल्स एकदम सीधे निकल गए, एक आधा डिफ्लेक्टेड हुआ है और एक आधा रिफ्लेक्टेड भी हुआ है,
हुआ ना बच्चों? बोलो, ये समझ में आया बेटा? ये समझ में आया क्या? आ गया? अब देखो बेटा, सुनो। अब अगर अपन वापस उसी पे आए अपने, है ना, जो अपन पढ़ रहे थे, ठीक है ना, तो सुनो ढंग से। क्या है कि मुझे एक बात बताओ, यहां से थॉमसन का मॉडल गलत प्रूव हो गया क्या? इस एक्सपेरिमेंट से थॉमसन का मॉडल गलत प्रूव हो गया क्या बच्चों? बोलो बच्चों, क्या थॉमसन का मॉडल गलत प्रूव हो गया क्या? कैसे हो गया, कौन बताएगा? थॉमसन का मॉडल गलत प्रूव हो गया कैसे? देखो बेटा, एक बात सुनो ध्यान से। थॉमसन ने क्या बोला था? थॉमसन ने क्या बोला था कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज है ना, जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या वो पूरे एटम के अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है बच्चों। इसने क्या बोला था, जो पॉजिटिव चार्ज है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट है। अब मुझे बताओ, अगर प्रोटॉन पूरे एटम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता तो क्या कोई अल्फा पार्टिकल पार निकल पाता? बताओ बच्चों, अगर प्रोटॉन पूरे के अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते तो पार निकल पाता क्या? क्यों नहीं निकल पाता बच्चों? बताओ, प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? बोलो बेटा, प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव, है ना बेटा? प्रोटॉन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है ना, ठीक है, तो प्रोटॉन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो अल्फा पार्टिकल को क्या करेगा? रिपेल करेगा ना बेटा? वो तो अल्फा पार्टिकल को रिपेल कर देगा ना? तो समझ में आ गया बेटा? बोलो बच्चों, ये बात सुनाई। तो बताओ, इससे इसने, देखो एक बात बताओ, बहुत ही कम पार्टिकल, बहुत ही कम पार्टिकल वापस बाउंस बैक हो रहे थे ना, है ना? सारे तो नहीं हुए ना बेटा? बोलो, ये बात समझ आई? अरे बच्चों, बात समझ में आई क्या? अब मुझे बताओ, इस बेसिस पे देखो, इसने ना एटम के डायग्राम को ड्रॉ करने की कोशिश की। कैसे? इसने क्या बोला कि देखो, मोस्ट ऑफ पार्टिकल आपके एकदम सीधे निकल रहे हैं। अगर मोस्ट ऑफ पार्टिकल आपके सीधे जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? बताओ, अगर मोस्ट ऑफ पार्टिकल सीधे निकल गए, इसका मतलब बताओ कि जो आपका एटम है वो कैसा है? वो होलो है, होलो है बच्चों, खोखला है? बोलो, है बच्चों? अब बताओ, अब उसका जो पॉजिटिव चार्ज है ना, वो एक बहुत से छोटे से स्पेस के अंदर होगा। बोलो, कंसेंट्रेटेड एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक बहुत छोटे से स्पेस के अंदर कंसेंट्रेटेड होगा। तो अगर देखो इसके कोई पास आया तो वो इस तरह से क्या हो रहा है बेटा? वो ऐसे डिफ्लेक्ट हो रहा है बच्चों। हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये पिक्चर समझ में आई? बोलो बेटा, इसने ये जो पिक्चर बनाई समझ में आई? देखो वापस सुनो, हमने जब कल बेटा थॉमसन का पढ़ा था, थॉमसन का देखो ये डायग्राम आपको दिख रहा है बेटा। थॉमसन में हमने ये बताया था कि ये जो रेड कलर वाला पार्ट है ये पॉजिटिव चार्ज है बच्चों? रेड कलर वाला पार्ट पॉजिटिव चार्ज है। और इसने क्या बोला, ये पूरे के अंदर क्या है बच्चों? ये पूरे में फैला हुआ है, ये पूरे में फैला हुआ है। अब एक बात सोचो, जब ये पूरे में फैला हुआ होगा और आप इसके ऊपर सोचिए अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कर रहे हो, तो अल्फा पार्टिकल खुद पॉजिटिव चार्ज है बेटा? और प्रोटॉन पे खुद पे पॉजिटिव चार्ज है बच्चों? तो क्या प्रोटॉन इन अल्फा पार्टिकल को निकलने देगा क्या? निकलने देगा क्या? नहीं निकलने देगा ना, रिपेल करेगा ना, रिपेल करेगा। अब मुझे बताओ, जबकि
रिजल्ट क्या आ रहा है, रिजल्ट उसके उल्टा आ रहा है ना बच्चों, रिजल्ट उसके उल्टा आ रहा है ना। मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए बच्चों, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल गए। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि पॉजिटिव चार्ज जो थॉमसन कह रहा था ना कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ये बात सुनाई बच्चों, बोलो बेटा। ठीक है, चलिए अब देखो अपन क्या बोलेंगे, ध्यान देना। देखिए देखो, अकॉर्डिंग टू थॉमसन, if all if all protons are distributed evenly in an atom, then most of alpha particle will bounce back। बोलो, ये लाइन समझ में आई? अकॉर्डिंग टू थॉमसन, इफ ऑल प्रोटॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली, है ना, देन मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल विल बाउंस बैक, है ना। बट प्रैक्टिकली less than 1% alpha particles bounce back, means positive charge is not distributed evenly in an atom। बोलो सही बात है क्या? and it is concentrated in a very small space, है ना, which is known as न्यूक्लियस। बोलो बच्चों, ये समझ में आया? जिसको हमने क्या नाम दिया, जिसको हमने बोलो बच्चों न्यूक्लियस नाम दिया। तो मुझे बताओ, अपन बोल सकते हैं क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। बोलो बच्चों, क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किसको जाता है बच्चों? गोज टू रदरफोर्ड। बोलो बेटा, ये बात में आ गई? बोलो। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा बेटा कि क्या हुआ, 99% अल्फा पार्टिकल तो सीधे निकल गए, है ना, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। ठीक है, ठीक है। आपका अपन कह सकते हैं कि लेस देन 1% पार्टिकल्स सो सम डिफ्लेक्शन। बोलो बच्चों, ये बात समझ में आई? लेस देन 1% ने कुछ डिफ्लेक्शन शो किया। तो बेटा एक बात बताओ, आपने 9th में पढ़ा होगा, इसने क्या बोला कि जो एटम है ना, एटम बच्चों जस्ट लाइक आप ये कह सकते हो कि फुटबॉल का ग्राउंड है ना, फुटबॉल का ग्राउंड है या क्रिकेट का ग्राउंड है, और उसके सेंटर में एक छोटी सी मक्खी बैठी हुई है ना, एक छोटी सी मक्खी बैठी हुई है। वो जो मक्खी बैठी हुई है ना, वो क्या है? वो ही उसकी न्यूक्लियस है। ये क्लियर हुआ बच्चों? बोलो बेटा, ये क्लियर हो गया सबको? यहां तक समझ में आ गया बेटा? तो रदरफोर्ड मॉडल की बातें समझ में आ गई? ओके बच्चों, अब देखो बेटा सुनो, अब रदरफोर्ड मॉडल की कुछ बातें और सीखते हैं बेटा। देखो सुनो, रदरफोर्ड ने हमें क्या बताया? देखिए, रदरफोर्ड ने ये बताया कि जो रेडियस ऑफ एटम है, आर ए, उसने बोला कि ये है ना
इस रेंज की होती है बच्चों, इस रेंज की, 10⁻⁻10 मीटर, ये 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 बोलो बच्चों क्या हुआ, 1 एंगस्ट्रॉम हो गया क्या? हो गया बच्चों, बोलो हो गया। अच्छा बताओ, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ये जो इसने बताया वो बताया बेटा 10⁻⁻ मीटर। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, पता है क्या? इसको बोलते हैं फर्मी। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं अपन फर्मी बोलते हैं। तो बताओ एटम की तो जो रेडियस है वो किस रेंज की है? एंगस्ट्रॉम रेंज की है बेटा। और जो न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो किस रेंज के बच्चों? बताओ वो किस रेंज की है? फर्मी के रेंज की है। आगे बच्चों बात समझ में? अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि रेडियस ऑफ एटम एंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, तो 10⁻⁻10 एंड 10⁻⁻15, बोलो बच्चों ये आ गया? ये आ गया बच्चों, है ना? तो क्या अपन ऐसा कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ एटम जो है वो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की 10⁵ टाइम है? बोलो बच्चों सही बात है। अब देखो बेटा, अगर मैं ऐसा बोलूं कि वॉल्यूम ऑफ एटम एंड वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, बताओ बच्चों एटम कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। एटम बच्चों स्फेरिकल होता है, और स्फेरिकल की रेडियस या स्फेरिकल का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं बच्चों? बताओ स्फेरिकल का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? 4/3 पाई आर क्यूब निकालेंगे बच्चों। तो देखो 4/3 पाई आर एटम का क्यूब डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर, ये हो गया बच्चों, ये तो कैंसिल आउट हो गया। हो गया बच्चों। अब देखो, अब क्या करेंगे, रेडियस ऑफ एटम एंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ये बच्चों ध्यान दीजिए। यहाँ से अगर देखो मैं ऐसा बोलूँ कि मेरे पास ये वैल्यू आई बेटा, तो ये कितना हो गया? 10⁻15 हो गया। तो देखो बेटा वॉल्यूम ऑफ एटम जो है वो 10⁻15 टाइम ऑफ वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है। ये क्वेश्चन बच्चों नीट और जेई दोनों में आ चुका है। ये समझ आ गया? आप देखो बेटा एटम का जो वॉल्यूम है वो न्यूक्लियस के वॉल्यूम का कितना ज्यादा है? 10⁻15 टाइम। ये बहुत ज्यादा है बच्चों, ये बहुत ज्यादा है। समझ में आ रही है बात? बोलो बच्चों, अरे बात समझ में आई क्या? अब देखो बेटा सुनो, अब एक चीज और समझते हैं कि जो बेटा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है ना, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जिसको अपन बोल रहे हैं Rn, वो 1⁻⁻³ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वेरी गुड आदर्श खुराना। अब देखिए जब हम इसको प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो यहाँ ये आ जाता है बेटा, ठीक है। अब ये जो R0 है इसकी वैल्यू ये होती है बेटा। अब हो सकता है किसी बुक में आपको इसकी वैल्यू 1.4 मिल जाए, तो कोई ज़्यादा उसकी टेंशन मत लेना, जो वैल्यू दे वो आप उसको यूज़ लेना बेटा। वेरी गुड आदर्श खुराना। अब देखो बेटा सुनो, जैसे सपोज मैं आपसे ये बोलूँ एक सिंपल सा क्वेश्चन कि ए की वैल्यू है, मतलब ए आपका 216 है मास नंबर, तो बताओ बच्चों रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या होगी? तो निकाल देंगे, क्या दिक्कत है? देखो 1.33 इंटू 10⁻⁻15 और ये है, इसको कर देंगे बेटा। तो बच्चों बताओ 216 का अगर आप क्या करते हो, क्यूब लेते हो, तो क्या आ जाएगा बच्चों बताओ? 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो बेटा ये आपका आ गया लगभग लगभग ये आएगी वैल्यू आपकी, ठीक है ना? ये वैल्यू आ गई। आगे बच्चों फिर देखो, आगे देखो बेटा सुनो, अगर आपसे बोले कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ सल्फर एंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, इसका रेशियो बताना है बेटा, बता सकते हो?
विश्वजीत बेटा ए इसका मास नंबर है। विश्वजीत समझ में आ गया? हाँ वेरी गुड। अब देखो बेटा सुनो, आप मुझे बताओ सल्फर का मास होता है 32, सल्फर का, हीलियम का होता है 4, है ना, 1/3। तो बेटा ये हो गया देखो आपका 8, है ना, 8 को आप लिख सकते हो बेटा 2⁻³ सोल्व करने पर 2 रेशियो बनाओगे। आ गया कि नहीं आ गया बच्चों? बोलो बेटा, आ गया? अब देखो बेटा सुन, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। करें बच्चों? मुझे एक बात बताओ, डेंसिटी का फॉर्मूला जानते हो? बोलो बच्चों, मास ऑफ न्यूक्लियस एंड वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ये करेंगे। बोलो बच्चों, मास अपॉन वॉल्यूम, सिंपल सी बात है। अब मुझे बताओ बच्चों, मास का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी, है ना, किसी भी एटम, जो एक एटम है उसका जो मास है वो अपन कह सकते हैं कि उसके मास नंबर के इक्वल हो गए। अगर आपने किसी एटम की न्यूक्लियस का मास निकालना है तो वो मास नंबर के इक्वल हो गया बच्चों। बोलो बेटा, बोलो। अच्छा बच्चों बताओ, एक एटम का जो मास अपन निकालते हैं उसकी यूनिट क्या होती है? एक एटम का जो आप मास निकालते हो उसकी यूनिट AMU होती है बच्चों। तो मैंने क्या लिखा, देखो बेटा, कैपिटल AMU लिख दिया। यहां से देखो बेटा आगे वॉल्यूम की बात करें, 4/3 पाई R न्यूक्लियस का क्यूब लिख सकता हूं बच्चों, लिख सकता हूं बेटा, लिख सकता हूं। अब देखो बेटा सुनो, अब जब अपन इसको आगे सोल्व करें, है ना, तो बेटा इसकी तो वैल्यू मैंने रख दी, ये रख दिया बेटा मैंने 10⁻24 ग्राम रख दिया, और ये 3 चला गया ऊपर 4 × पाई, और R न्यूक्लियस को लिखेंगे अपन बेटा क्या? बोलो, R0 × 1⁻⁴। बोलो बेटा, ये लिखूंगा क्या? ये लिखूंगा क्या? बोलो, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, आगे कैसे सोल्व करेंगे? A × 1.66 ये लिखा बेटा मैंने, है ना, ये 4। अब देखो R0 की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो देखो बेटा, मैं इसको देखो मैंने क्या लिखा था, 1.33 × 10⁻15 मीटर में लिखा बेटा, तो सेंटीमीटर में क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर में मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे बच्चों। बोलो, ठीक है। तो अब देखो 1.33 ये क्यूब हो गया और ये A बच गया। अब देखो बेटा, A से A कैंसिल हो गया, हो गया। अब जब आप इस पूरे को सोल्व करेंगे, है ना बेटा, तो ये वैल्यू आएगी 10⁻14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आगे बात सुनो बच्चों, एक बात बताओ, इसमें एक बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आया कि न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है ना वो मास नंबर पर डिपेंड नहीं करी, है ना बच्चों? ये समझ में आया? न्यूक्लियस की डेंसिटी मास नंबर पर डिपेंड नहीं कर रही है। ये बात दिमाग में बैठी क्या बच्चों? देखो बेटा, A कैंसिल हो गया, A कैंसिल हो चुका है। अब देखो बेटा सुनो, अगर ये जो 10⁻14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है ना, 10⁻14,
इसको देखो बेटा, अगर मैं ऐसा लिखूं, इस ग्राम की जगह मैं ऐसा लिख सकता हूं 10 की पावर, बेटा अपन न्यूक्लियस की डेंसिटी निकाल रहे हैं आदर्श खुराना, हमने सिर्फ न्यूक्लियस की निकाली है, ओवरऑल एटम की नहीं निकाली बेटा। आपको जैसे एक बोले कि फुटबॉल, जो फुटबॉल आप खेल रहे हो उसके मैदान की डेंसिटी और फुटबॉल के सेंटर पे जो एक मक्खी बैठी है उसकी डेंसिटी अलग बात हुई ना, दोनों अलग बात हुई ना बेटा, बोलो। आदेश खुराना, ठीक है। अब देखो बेटा, जैसे अपने को पता है कि 1 kg हो गया 1000 ग्राम और 1 मीटर हो गया आपका 100 सेंटीमीटर हो गया बच्चों। तो यहां से देखो बेटा, अपन इसकी जगह ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, बोलो। तो बताओ बच्चों, सोल्व करने पर क्या आएगा, ये आएगा क्या 10 की पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। बोलो बच्चों, क्लियर है क्या, बोलो। इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज ए कांस्टेंट वैल्यू and it does not depend upon mass number। बोलो बच्चों, ये समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा हमारे लिए, क्लियर है बच्चों, ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए बच्चों। आ गया समझ में, बोलो, क्लियर है बच्चों, आगे चले। चलिए अब देखो बेटा, सुनो, जो इसने बोला कि नंबर ऑफ डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स है ना बेटा, तो जो नंबर ऑफ डिफ्लेक्टेड पार्टिकल है ना, वो देखो बेटा कैसे डिपेंड कर रहा है, वो ऐसे डिपेंड कर रहा है साइन 4 थीटा बाई 2 पर, है ना। ये किस पर डिपेंड कर रहा है, साइन 4 थीटा बाई 2 पर, ठीक है बच्चों। अब ये डेरिवेशन हमें नहीं करना, हमें डेरिवेशन नहीं करना है, ठीक है ना। तो एक बात होता है बेटा, जैसे अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछें, ध्यान से सुनना, कि 90 डिग्री के एंगल पर 56 अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए, तो बताओ 60 डिग्री कर एंगल पर कितने अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होंगे, बताओ बच्चों, निकालो बच्चों। वेरी गुड आदर्श खुराना, वेल डन बेटा। श्रेया रेपसवाल, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। योगेंद्र सिंह, बहुत बढ़िया बच्चों। आंचल अरोड़ा, सुबनिक कौर, बहुत बढ़िया बेटा। विशाल, वेल डन। आ गया सबको समझ में बेटा, सबको क्लियर है, वेरी गुड भास्कर, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए देखो, जिसको नहीं आया ना वो समझ लीजिए बेटा, देखो कि हमें किस पे निकालना है, 60 डिग्री पर, और हमें 90 डिग्री पर गिवन है। तो जब भी ऐसा है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बेटा
इसको रेशियो से सोल्व करना है। थीटा हमें दिया हुआ था बेटा, और ये n है। तो देखो बेटा क्या करोगे आप, साइन 4 ये हो गया 60/2 और ये हो गया साइन 4 90/2 हो गया बच्चों। अब बेटा बताओ कि ऊपर वाला जो हो गया वो ये हो गया ना 45 डिग्री, और नीचे वाला क्या हो गया साइन 4 30 डिग्री। साइन 45 की वैल्यू बोलो बच्चों, साइन 45 की बोलो बच्चों। 1/√2 है ना। तो देखो बेटा 1/√2 का स्क्वायर। अच्छा साइन 30 की वैल्यू बोलो, साइन 30 की वैल्यू बोलो 1/2 हो गया बेटा। और 1 मिनट बेटा, ये हो गया। यहां से देखो बेटा अपन इसको क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास क्या बच गया, ये पार्टिकल 56 दे रहा है, सोल्व करने पर 4 आया, तो अल्टीमेटली 56 इंटू 4 224 आ गया बच्चों। बोलो क्लियर है। आगे समझो बच्चों, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो मैंने आपको समझा दिया, क्या काम की बातें थी इसमें सारी कुछ, ठीक है ना। अब देखो बेटा सुनो, लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड के मॉडल की लिमिटेशंस लेते हैं बेटा। सबसे पहले बेटा एक बात बताओ, आप लोगों को सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स अच्छे से पता है सबको, सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल। एक काम करते हैं, देखो बेटा सुनो, एक छोटा सा मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, है ना। उस वीडियो को आप देखो, मेरे हिसाब से ना जिस बच्चे को नहीं आता ना वो आराम से उसको कर पाएगा। हेलो बेटा, ये एक वीडियो देखो आप, है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चेक करो। हेलो बेटा, एक बार आप इसको देख लो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आवाज अगर नहीं आ रही है कोई दिक्कत नहीं, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। एक बार आप इसका डायग्राम समझ लो, मैं समझा दूंगा। ये जो इसने बनाया है ना, मेरे हिसाब से अपने को अभी तक में समझ में आ जाएगा। देखो क्या, ध्यान से सुनना आप, मैं समझा देता हूँ आपको। देखो सुनो, इसने क्या किया वो समझाता हूँ मैं। देखो बेटा सुनो, ये क्या किया इसने, इसने बेटा एक इस तरह से एक पैटी डिश ली इसने। पैटी डिश समझते हो,
जिसकी बाउंड्री हो, है ना बेटा, होता है बच्चों। इसने एक बाउंड्री वाला लिया और इसने यहाँ पर एक छोटी सी बॉल रखी। ये बॉल बेटा क्या हो रही है, ऐसे घूम रही है, घूम रही थी बेटा। अब जैसे ही आप इसको है ना हटाओगे, तो हटाते ही बेटा ये जो बॉल है ना वो कहाँ जाने की कोशिश करेगी, बताओ बच्चों। ये बॉल कहाँ निकलने की कोशिश करेगी, बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करेगी ना। अरे बच्चों समझ में आ रहा है क्या या नहीं आ रहा, बाहर निकलने की तरफ कोशिश करेगी। आप एक काम करो ना, कोई भी जो आपका डिब्बा है उसका एक बॉक्स लो, उस बॉक्स में एक छोटी सी बॉल रखो, उसको घुमाओ इस तरह से, ठीक है ना। अब जैसे ही उसको मौका मिलेगा वो बाहर की तरफ निकल जाएगा, निकल जाएगा, निकल जाएगा बच्चों। बोलो बेटा, ये जो बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है, इसी फोर्स को क्या बोलते हैं बच्चों, इसी फोर्स को क्या बोलते हैं, बोलो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। अच्छा बच्चों, ये कैसा फोर्स है, ये कैसा फोर्स है, ये फिक्सियस फोर्स है। और इसका रीजन बताओ, इसका रीजन बताओ बच्चों, कौन होता है, इस फिक्सियस फोर्स का रीजन कौन होता है, बोलो बच्चों। इसका रीजन कौन होता है, बताओ बेटा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सुना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सुना है बच्चों। आपको पता होगा कि एक ऑब्जेक्ट जो है ना वो स्ट्रेट लाइन में चलना चाहेगा। एक एक काम करता हूँ, रुको मैं आपको मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट रुको बेटा, है ना, 1 मिनट रुको आप। देखो बेटा, ये ढक्कन दिख रहा है, बोलो बच्चों, दिख रहा है। अब देखो, मैंने ये एक बॉल रखी, है ना बेटा, ये बॉल ऐसे घूम रही है, घूम रही है बेटा। अब जब ये बॉल घूम रही है, अगर इसको थोड़ा सा ही मौका मिला, ये कहाँ जाएगी, ये कहाँ निकलेगी, बोलो बच्चों, बाहर की तरफ। ये तो घर पे ही मिल जाएगा, आप इसको करके देखना। तो अब बताओ कि, देखो सुनो, अब जो मैं बात समझाना चाह रहा हूं उसको ढंग से समझना। अपन क्या बोलते हैं बेटा, देखो, जैसे ये हमारा एक एटम है ना, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है। देखो, ये इलेक्ट्रॉन जाना तो क्या चाह रहा था, सीधा जाना चाह रहा था ना, बोलो बच्चों। लेकिन इसको सर्कुलर पाथ में कौन बनाए रख रहा था, इस बॉल को। अभी आप इस बॉल के अकॉर्डिंग बात करो, इसको सर्कुलर पाथ में कौन बनाए रख रहा है बताओ।
इसको सर्कुलर पाथ में इसकी बाउंड्री बनाए रख रही है बच्चों। अरे अगर ये बाउंड्री नहीं हो तो ये क्या होगा, ये हट जाएगा ना, और कहाँ जाने की कोशिश करेगा, बाहर की तरफ। ये समझ में आया बच्चों? बोलो बेटा, बाहर की तरफ जाएगा। तो अब देखो, ये ऐसे जाना चाह रहा है। अब मेरी बात को बहुत अच्छे से समझना, ये अगर इधर आता तो इधर आएगा, अगर इधर आएगा तो इधर जाएगा। एक बात बताओ बेटा, हर बार इस इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन चेंज हो रही है क्या? बोलो बच्चों, हर बार इस इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन चेंज हो रही है ना? आप बताओ बेटा, जब डायरेक्शन चेंज होती है तो वेलोसिटी भी चेंज होगी क्या? जब डायरेक्शन चेंज होती है तो वेलोसिटी चेंज होगी क्या? क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है बच्चों? वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, होगी बच्चों। अब मुझे बताओ, जब वेलोसिटी चेंज होगी तो बताओ, पार्टिकल आपका एक्सिलरेटेड हो रहा है, पार्टिकल एक्सिलरेट हो रहा है बच्चों, बोलो, हो रहा है? हो रहा है बच्चों, पार्टिकल में एक्सिलरेशन है। अब जब कोई पार्टिकल एक्सिलरेट हो रहा है तो उसकी एनर्जी का क्या होगा? जब कोई पार्टिकल एक्सिलरेट हो रहा है तो उसकी एनर्जी में क्या होगा? लॉस होगा। पहले जितना मैंने बोला, क्या आपको समझ में आया? इतना सबको समझ में आया बच्चों? बोलो बेटा, आया। अब मुझे बताओ, जब उसकी एनर्जी में लॉस होगा, है ना, तो देखो अपन इसको क्या समझाएंगे कि जब एनर्जी में लॉस होगा तो धीरे धीरे क्या होगा बेटा, कि उसका जो पाथ है वो छोटा होता जाएगा बेटा। और छोटा होते होते एक ऐसी स्टेज आएगी कि वो न्यूक्लियस में जंप कर जाएगा। बोलो बच्चों, इसका पाथ छोटा हो रहा है, देखो पहले यहाँ हुआ है, फिर यहाँ आया, एंड फिर फाइनली न्यूक्लियस में जंप कर गया ना। एक बात बताओ, क्या प्रैक्टिकली ऐसा होता है? अगर ऐसा होता तो एटम का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता ना बेटा, नहीं होता ना। तो मुझे एक बात बताओ, रदरफोर्ड से पूछा गया कि भाई साहब, आप जो बता रहे हो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना वो न्यूक्लियस की चारों तरफ ठीक वैसे ही घूमता है जैसे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स मूव करते हैं, सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स मूव करते हैं, है ना? समझ में आ रही है बात? सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स, तो एक ऐसी स्टेज आनी चाहिए, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल है तो ये एनर्जी लूज करेगा, और लूज करते करते फाइनली ये न्यूक्लियस में जंप कर जाएगा। तो इसकी स्टेबिलिटी समझाओ आप। न्यूक्लियस, क्या ये एटम तो अनस्टेबल है, तो क्या रदरफोर्ड एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर पाया बच्चों? क्या रदरफोर्ड एटम की स्टेबिलिटी को नहीं कर पाया ना? ये बात समझ में आई क्या? अरे बच्चों, ये बात समझ में आई क्या? सबको समझ में आ गई? भाई सर्कुलर पाथ में देखो, हमने क्या बोला कि देखो, अपन बोलेंगे बेटा, देखो इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर पाथ, है ना? ठीक है, तो क्या होगी? चेंज इन डायरेक्शन, है ना? डायरेक्शन में चेंज हुआ तो क्या बोलेंगे बेटा, बताओ? चेंज इन वेलोसिटी, बोलो। ये भी बात सही है। जब चेंज इन वेलोसिटी तो अपन क्या बोलेंगे? पार्टिकल विल एक्सिलरेटेड, है ना? तो क्या होगा? लॉस ऑफ एनर्जी होगा बच्चों, एंड फाइनली इट विल जंप इनटू न्यूक्लियस, है ना? और क्या बोलेंगे? नो एग्जिस्टेंस ऑफ एन एटम, है ना? बोलो बच्चों, तो अपन कह सकते हैं कि एग्जिस्टेंस और स्टेबिलिटी ऑफ एटम was not explained by
रदरफोर्ड। बोलो बच्चों, क्या ये समझ में आया? क्या मेरी बात सबको समझ में आई? सुब्रत रॉय हर्ष, सुब्रत रॉय हर्ष समझ में आई तेरे को? ये सबको समझ आया बच्चों कि इसमें एक्सीलरेशन कहां से आया? इसमें एक्सीलरेशन कहां से आया? ठीक है, ओके बच्चों, ओके। अब देखिए, मुझे बताओ, जब पार्टिकल एक्सीलरेट हो रहा है ना, तो उसका एनर्जी का लॉस होगा। अब जब एनर्जी का लॉस होगा तो बताओ स्पेक्ट्रम कैसे आएगा बच्चों? जब एनर्जी का कंटिन्यूटी में लॉस हो रहा है तो स्पेक्ट्रम कैसा आएगा? कंटिन्यूस टाइप या डिसकंटिन्यूस टाइप? पैटर्न कैसा आएगा? पैटर्न कैसा आएगा? कंटिन्यूस टाइप आएगा। और प्रैक्टिकली आता है डिसकंटिन्यूस। तो रदरफोर्ड उसको भी नहीं समझा पाया, क्योंकि रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग तो आना चाहिए था कंटिन्यूस, और प्रैक्टिकली होता है डिसकंटिन्यूस टाइप। ये बात सुनाई बच्चों? बोलो बेटा, अरे समझ में आया क्या बच्चों? देखो क्या बोलेंगे, according to Rutherford, the nature of spectrum should be continuous, but practically spectrum of atom is discontinuous type, which was not explained by Rutherford। बोलो बच्चों, ये जो मैंने बातें बताई समझ में आ गई क्या? ये जो मैंने बातें बताई सबको समझ में आ गई क्या बच्चों? हो गया? तो अब देखो बेटा, हमने रदरफोर्ड भी कर लिया, हमने थॉमसन भी कर लिया। अब अपन आगे चलते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा, है ना? सबसे इंपॉर्टेंट क्या बोला? बोहर्स एटॉमिक मॉडल, है ना? ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ से पक्का क्वेश्चन आता है, कंफर्म क्वेश्चन आता है, आपको पता ही होगा। सबसे पहले बताओ बच्चों, जो ये बोहर्स एटॉमिक मॉडल है ना, ये बोहर्स एटॉमिक मॉडल किसके ऊपर बेस्ड है? कौन बताएगा? बोर्स एटॉमिक मॉडल किसके ऊपर बेस्ड है? कौन बताएगा? किसके ऊपर बेस्ड है? भास्कर, मैंने पूछा किसके ऊपर बेस्ड है, मैंने ये नहीं पूछा। वेरी गुड श्रेया रेपसवाल। रिया पूनिया, क्वेश्चन ध्यान से सुना कर बेटा, मैंने क्या पूछा है तेरे से? अरे आप ध्यान से सुनो तो सही, क्या पूछ रहा हूं मैं, आप ध्यान ही नहीं दे रहे बेटा। देखो, मैंने बोला कि ये किसके ऊपर बेस्ड है। देखो, ये किसके ऊपर बेस्ड है? इट इज बेस्ड अपॉन प्लांक्स क्वांटम थ्योरी एंड रूल्स ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, है ना? ये किसके ऊपर बेस्ड है बच्चों? ये एक तो प्लांक की क्वांटम थ्योरी,
और आपके जो क्लासिकल जो मैकेनिक्स है ना, उसके ऊपर बेस है बच्चों। मैंने ये पूछा है। अब मैं ये पूछ रहा हूं अब मैं ये पूछ रहा हूं बच्चों कि ये किस पे एप्लीकेबल है, तो आपका आंसर होगा, है ना। अब देखो बेटा सुनो, इट इज एप्लीकेबल ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है बच्चों? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के ऊपर। लाइक देखो, हाइड्रोजन है, हीलियम है ना, He+, Li, Li+, Li+। अब देखना बेटा, ये किस पे लग सकता है, थोड़ा चेक करते हैं। देखो बेटा, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, लग जाएगा। दो, एक, तीन, दो, एक। देखो इस पे लगेगा, इस पे नहीं लगेगा, इस पे लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, और लगेगा, है ना। समझ में आ गया? बोलो बच्चों। जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना, उस पे लग जाएगा बच्चों। मतलब मुझे बताओ, एक मैंने हाइपोथेटिकल आयन बनाया, बताओ क्या ये सोडियम+10 पे लग जाएगा? बोलो बच्चों, सोडियम+10 पे लग जाएगा? लग जाएगा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, लग जाएगा। अब देखो बेटा सुनो, एक बात ये भी ध्यान रखना कि व्हेन टू स्पीसीज हैव same number of electrons, then their spectrum will also similar। ठीक है ना बेटा, उनका जो स्पेक्ट्रम है ना, वो भी एक ही जैसा आएगा बेटा। जैसे मैं कह सकता हूँ कि हाइड्रोजन और He+ का स्पेक्ट्रम एक ही जैसा आएगा। आएगा बच्चों? अरे समझ में आया? बोलो, मैंने क्या बोला, समझ में आया बच्चों? जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिमिलर है ना, आप मुझे बताओ, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि हीलियम का स्पेक्ट्रम Li+2 के सिमिलर है? बोलो बच्चों, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? हीलियम का जो स्पेक्ट्रम है वो Li+2 के सिमिलर है? बोलो बच्चों, Li+ के, सॉरी। सही है क्या? सही है बच्चों? ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट बात करते हैं अपन मेन पॉइंट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। अब देखो बेटा, इसके मॉडल के कुछ पॉइंट्स हैं, वो अपन एक्सप्लेन करते हैं बेटा, सुनना ढंग से। बहुत सिंपल सिंपल से मुझे बताओ, अपन क्या बोलेंगे? इन एन एटम, है ना, एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्कुलर पाथ। बोलो बच्चों, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन किस पाथ में घूमता है बच्चों? सर्कुलर पाथ में, है ना। एंड दीज सर्कुलर paths are known as energy level और ऑर्बिट और शेल बोलते हैं बच्चों। इनको क्या बोलते हैं? देखो, आप लोगों ने वैसे पढ़ ही रखा है, इसमें कोई बताने वाली बात ही नहीं है। ये इस तरह से होता है बच्चों, देखो ऐसे होता है बेटा, ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमता है बच्चों। बोलो बेटा। अब देखो सुनो, जैसे देखो, हम कहते हैं कि ये जो सर्कुलर पाथ है ना, तो देखिए, अगर इन सर्कुलर पाथ, है ना, इन्हीं को ऑर्बिट बोलते हैं। और इनको अपन एन से इंडिकेट करते हैं बेटा। किसे इंडिकेट करते हैं? एन से। तो एन की वैल्यू 1, 2, 3, 4 एंड सो हो सकता है। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं ऐसा बोलूं कि वो ऑर्बिट कौन सा हुआ, देखो के एल एम एन, ऐसा होता है बच्चों। बोलो बेटा, KLMN, बोलो, होता है बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, ये तो सबको ही पता है,
अरे ये तो सबको पता है बच्चों। ठीक है, अब देखो बेटा सुनो, है ना, अपन क्या बोलेंगे कि जब आपका इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमता रहता है तो क्या उसकी एनर्जी चेंज होती है बच्चों? बताओ। जब कोई इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में मूव करता रहता है तो क्या उसकी एनर्जी चेंज होती है? उसकी एनर्जी कभी चेंज नहीं होती बच्चों। होती है क्या? जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में घूम रहा है, तो सेकंड ऑर्बिट में अगर घूम रहा है ना तो उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी। ठीक है ना? अगर थर्ड ऑर्बिट में घूम रहा है तो क्या होगा? एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। अब देखो बेटा सुनो, अपन क्या बोलेंगे, ड्यूरिंग द revolution of an electron in a particular circular path, there is no change in energy. बोलो बच्चों, there is no change in energy, है ना? बोलो, समझ में आई बात? ठीक है ना? there is no change in energy. ठीक है, it means energy remains constant. एनर्जी क्या रहती है बच्चों? कांस्टेंट रहती है। अब देखो बेटा, एक बात को ध्यान से सुनना जो मैं अब समझाना चाह रहा हूँ। देखो, जैसे सपोज ये न्यूक्लियस है बेटा, और न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे सर्कुलर पाथ है बेटा। अब देखिए, मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इस इलेक्ट्रॉन को मैं कह रहा हूं कि मुझे 1 से 4 में लेके जाना है। मुझे बताओ, 1 से 4 में अगर लेके जाना है तो एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? इसको इसको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी बच्चों? एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, इसको एनर्जी गेन करनी पड़ेगी, है ना बेटा? तो देखो, ये एनर्जी गेन करेगा, गेन करेगा बच्चों। ठीक है, अब सोचो कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया, ऊपर से नीचे आया बच्चों, अब बताओ, अब एनर्जी का क्या होगा? अब रिलीज होगा? होगा बेटा, होगा। समझ आ गई? देखो, जब तक एक ऑर्बिट में मूव कर रहा था ना, तब तक तो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन जैसे उसने अपना ऑर्बिट नंबर चेंज किया, ऑर्बिट नंबर चेंज करते ही या तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा या रिलीज होगी। तो देखो बेटा सुनो, अपन क्या बोलेंगे कि मान लीजिए आप ऐसा बोलो कि लोअर एनर्जी लेवल से अपन बोले हायर एनर्जी लेवल पर जाना है। जाना है बच्चों? मुझे बताओ, लोअर से हायर में जाना है तो क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होगा। बोलो बच्चों, एब्जॉर्प्शन होगी। अच्छा देखो, अगर मैं बोलूं कि हायर से हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, बोलो बच्चों क्या होगा? रिलीज ऑफ एनर्जी होगी। होगी बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, ये एनर्जी कितनी रिलीज होगी और कैसे होगी? बेटा डिफरेंस कैसे निकाल दें? डेल्टा ई। डिफरेंस को डेल्टा ई बोले, क्या लिखेंगे? देखो बेटा, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। बोलो बेटा, ऐसा लिखना चाहिए क्या? डेल्टा ई इक्वल्स टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल लिखना चाहिए। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं बोलूं तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या? ऐसा लिख सकता हूँ बच्चों?
ई का फॉर्मूला हमने पढ़ा था प्लांक्स, बोलो बच्चों। तो देखो अपन क्या कह सकते हैं, ये समझ में आ गया। तो बताओ बच्चों, मैंने कौन सा कंसेप्ट यूज ले लिया, मैंने प्लांक्स थ्योरी यूज ले ली ना। अरे मैंने प्लांक्स थ्योरी यूज ले ली ना बच्चों। अब देखो, क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ बच्चों, देखो न्यू फाइनल है ना, तो सी अपॉन लेमडा फाइनल, सी अपॉन लेमडा इनिशियल। बोलो बच्चों, समझ में आया। आप एक बात सोचो बेटा, देखो सुनो, सपोज मैं कहता कि फर्स्ट में एनर्जी 10 है ना, सेकंड में 20 है, 30 है एंड 40 है। तो मुझे बताओ बच्चों, अगर उसको फर्स्ट से फोर्थ में जाना है, कहाँ जाना है बच्चों, फर्स्ट से फोर्थ में जाना है, तो उसको कितनी एनर्जी और लेनी पड़ेगी, फर्स्ट से फोर्थ में 30 लेनी पड़ेगी ना। 30 लेगा तभी जा पाएगा बच्चों, बोलो बेटा, 30 लेगा तभी जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। अब मुझे बताओ, देखो हम क्या कह रहे हैं, हमने बोला कि सपोज ये मैंने ऐसी वैल्यू लिखी है समझाने के लिए बेटा, ठीक है ना, कि मान लीजिए वो फर्स्ट एनर्जी लेवल से, है ना, आपके कहाँ जा रहा है, फोर्थ एनर्जी लेवल में जा रहा है, ठीक है ना। तो डेल्टा ई कैसे निकालेंगे, डेल्टा ई कैसे निकालेंगे बच्चों, फाइनल माइनस इनिशियल, 40 माइनस 10, ये आ गया 30। अब देखो बेटा सुनो, उल्टा करें कि बेटा वो फोर्थ एनर्जी लेवल से वो फर्स्ट में आ गया बच्चों। अब बताओ, अब क्या होगा, अब देखो बेटा, आप लिखोगे 10 माइनस 40, तो माइनस आया ना, इस बार बच्चों -30 आया ना। माइनस क्या एक्सप्लेन कर रहा है बताओ, प्लस क्या एक्सप्लेन करता है और माइनस क्या एक्सप्लेन करता है, बताओ बच्चों, बोलो, प्लस गेन को और माइनस रिलीज को। समझ आ गया बच्चों। देखो यहाँ जो प्लस आ रहा है इसका मतलब तो इसने गेन किया, और माइनस का मतलब इसने रिलीज किया। ये समझ आ गई बात, बोलो बच्चों, क्लियर है सबको ये बात, समझ में आ गई बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, आगे सुनिए, नेक्स्ट नेक्स्ट इसने क्या बोला, अपना पॉइंट हो गया बी, बी के बाद चलते हैं अपन सी पर। देखो एक बात बताओ बच्चों, ये जैसे इलेक्ट्रॉन आपका सर्कुलर पाथ में घूम रहा है बेटा, ये इसकी न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस पे जो चार्ज है वो कितना होगा, कौन बताएगा बेटा, न्यूक्लियस पे जो चार्ज है वो कितना होगा, कौन बताएगा। देखो बेटा एक बात सुनो, मुझे बताओ, अगर मैं ऐसा बोलूं, हाइड्रोजन की न्यूक्लियस पे चार्ज बताओ, हाइड्रोजन की न्यूक्लियस पे चार्ज 1 हो गया, हीलियम की न्यूक्लियस पे 2 हो गया, है ना। जितने प्रोटॉन है उतने ही बोल रहे हो ना, बोल रहे हो बेटा। सोडियम की न्यूक्लियस पे, सोडियम की न्यूक्लियस पे 11 हो गया। तो मुझे बताओ, अगर किसी का एटॉमिक नंबर जेड है, अगर किसी का एटॉमिक नंबर बच्चों जेड है, तो उसकी न्यूक्लियस पे चार्ज क्या हो जाएगा, जेड ई हो जाएगा क्या, जेड ई हो जाएगा क्या बच्चों, हो जाएगा। तो देखो यहाँ चार्ज कितना बेटा, जेड ई, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो ई है ही, बोलो बच्चों। अब बताओ, जब दो चार्ज पार्टिकल आपके पास इस तरह से हो बेटा, Q1 और Q2 है बेटा, इनके बीच की डिस्टेंस R होती है बेटा। तो मुझे बताओ, इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो कैसे डिपेंड करता है, आपको पता ही होगा, बोलो बच्चों। दो चार्ज पार्टिकल के बीच इनके चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना, और जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा, होता है। तो अब देखो, जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो ये आता है बच्चों, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर,
आता है बच्चों, सबने पढ़ा है, ये तो सबको पता है। तो देखो बेटा, ये जो अंदर की तरफ जो फोर्स लगा, अंदर की तरफ जो फोर्स लगा, इसको क्या नाम देंगे? इसको नाम देंगे क्या बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे बच्चों, सेंट्रीपिटल। अब सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो ये है ना बेटा, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और Q1 की जगह लिख सकता हूँ जेड ई, न्यूक्लियस का चार्ज जेड ई और इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। बेटा ये तो पता है ना कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज इक्वल होता है। बोलो बच्चों, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज इक्वल होता है। क्लियर है सबको? अब बताओ, एक फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, अच्छा एक फोर्स बेटा बाहर की तरफ भी लगेगा ना। अरे सर्कुलर पाथ में जब कोई पार्टिकल मूव करता है तो एक फोर्स बैलेंस करने के लिए बाहर की तरफ भी लगेगा क्या? अभी बताया था थोड़ी देर पहले, याद करो ये बॉक्स वाला एग्जांपल, याद है? इसको क्या नाम देते हैं बेटा? इसको नाम देते हैं बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है बेटा। अब देखो बेटा, इसकी वैल्यू क्या आती है? mv² अपॉन आर। कैसे आई? ध्यान से सुनो। देखो एक बात हो बेटा, फोर्स का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है क्या? m इंटू ए। फोर्स का फॉर्मूला एम ए पढ़ा है। अब क्या मैं इस ए को v/t लिख सकता हूँ? ए को v/t लिख सकता हूँ बच्चों? लिख सकता हूँ। अच्छा बताओ, क्या मैं इस t की जगह क्या मैं r/v लिख सकता हूँ? देखो मुझे बताओ, अगर आप ये बोलो कि जैसे वेलोसिटी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम बोल सकते हैं क्या? वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम बोल सकते हैं बच्चों। तो टी का वैल्यू क्या आ जाएगा? टी हो जाएगा r/v, हो जाएगा बच्चों, टी हो जाएगा ना r/v। तो अब देखो बेटा, जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो गया बताओ? mv² r बन गया क्या? बन गया बच्चों? बोलो बेटा। अरे समझ में आया mv²r? ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे देखो बेटा, अपन बोलेंगे फॉर सर्कुलर पाथ, है ना? तो सर्कुलर पाथ के लिए देखो बेटा क्या हुआ, mv²r बराबर क्या हो गया बच्चों? के जेड² अपॉन आर स्क्वायर। बोलो बच्चों, सही है? यहाँ देखो आर से आर कैंसिल आउट, तो देखो बेटा क्या आया? mv² के जेड² अपॉन आर। ये बच्चों समझ में आया? ये पॉइंट, ये पॉइंट सबको समझ में आया क्या? बोलो, आ गया? तो बेटा सर्कुलर पाथ में मूव तभी कर पाएगा ना जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों क्या हो जाए? बताओ बच्चों, दोनों इक्वल हो जाए। बोलो बच्चों, सही बात है ना? तो अपन क्या बोलेंगे फॉर सर्कुलर पाथ, है ना? अपन बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर है बच्चों? एंड फाइनली देखो, लास्ट जो पॉइंट अपन लेते हैं, देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट नेक्स्ट जो अपन बात कर रहे हैं, ये क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन दोज सर्कुलर ऑर्बिट इन विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ h/2 पाई। क्या बोला? ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं सर्कुलर पाथ में मूव करता है बच्चों जिसमें इसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो? h/2 पाई का, है ना? बेटा एंगुलर मोमेंटम समझते हैं आप? एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम को अगर आप डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या बन जाता है? बोलो बच्चों,
मोमेंटम को अगर आप डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो क्या बन जाएगा? एंगुलर मोमेंटम बन जाएगा। बोलो, है ना? देखो बेटा सुनो, मोमेंटम ये होता है बच्चों mv, इसको मल्टीप्लाई किया मैंने आर से और ये लिखा बेटा NH अपॉन। अब देखो बेटा ये फॉर्मूला आया कैसे, ये डी ब्रोगली में एक्सप्लेन करेंगे, है ना? बोर ने तो ये तुक्का मारा था। कई बार होता ना बेटा, जैसे आप क्वेश्चन सोल्व करते हो, एक बच्चा वो है जिसने पूरा सोल्व करके बताया कि ये ऐसे आया, और एक ऐसा है जिसने तुक्का मारा। तो जिसने तुक्का मारा उसको तो पता नहीं है ना। तो ये बोहर का एक बहुत बड़ा तुक्का था। समझ में आ रही है बात? बोहर का क्या था, ये तुक्का था। कि आया कैसे वो बाद में एक्सप्लेन करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, जैसे आपको पता होगा कि जैसे के है, एल है, एम है, एन है ना बेटा? एन की वैल्यू क्या होती है? 1 2 3 4 होती है बच्चों। अब बताओ, अगर आप यहाँ पर एम वी आर की वैल्यू निकालो तो 1h/2 पाई, 2 × h/2 पाई, 3 × h/2 पाई, 4 × h/2 पाई। बोलो बच्चों, ये आ रहा है ना? क्या कभी एंगुलर मोमेंटम ऐसा आएगा क्या? ऐसा आएगा बच्चों 1.5h/2 पाई? नहीं आएगा। आएगा क्या बेटा? क्या ऐसा आएगा कभी 2.5h/2 पाई? ये भी नहीं आएगा। नहीं आएगा ना? यानी ये कंफर्म है कि ये हर बार किसका मल्टीप्लाई आ रहा है? h/2 पाई। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है? बताओ बच्चों, क्वांटाइज्ड हो गई ना? अरे एंगुलर मोमेंटम कैसी क्वांटिटी हो गई? बताओ, अभी मार्केट में सबसे छोटी करेंसी क्या चलती है? बताओ, अभी मार्केट में सबसे छोटी करेंसी क्या चलती है? हमारे बीकानेर के मार्केट में 1 रुपया चलता है। 1 रुपया। अब बाकी जो भी आप करेंसी यूज लेते हो वो इस 1 रुपये की क्या है? इंटीग्रल मल्टीप्लाई है ना बच्चों? इस 1 रुपये की इंटीग्रल मल्टीप्लाई है। तो अपन कह सकते हैं बच्चों क्या कि एंगुलर मोमेंटम इज एन इज ए क्वांटाइज्ड वैल्यू, है ना? क्वांटाइज्ड वैल्यू। ठीक है बेटा? अब इतना बेटा आप पढ़ना, कल अपन इससे आगे बढ़ेंगे बेटा। ठीक है ना? कल इससे आगे बढ़ेंगे, पूरा ढंग से पढ़ के आना आप। ठीक है बेटा?